बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी संप्रेषण का, जो जनरल हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है सेकंड सेमेस्टर का, उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। सामान्य हिंदी का संप्रेषण का पेपर होता है। खास बात यही है कि ये जो PDF आपके सामने, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे BA सेकंड सेमेस्टर जनरल हिंदी की PDF देखने को मिलेगी। वहां से जाकर पढ़ लेना। यूनिट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, उसकी जो लिंक है वो आपके सामने, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहां पर मैं डाल दूंगा। वहां से जाकर आप बाकी के जो अन्य वीडियो वो जरूर से देख लेना। आप में से 90% बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब बढ़ते हैं आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। कौन कौन से प्रश्न है जो यूनिट नंबर सेकंड में आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर सेकंड है, उसके अंदर आपके सामने भाषा ज्ञान एवं पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको हिंदी भाषा पर कितना ज्ञान है और पत्र लिखने से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसमें पहला शब्द पूछा जाता है आपको अंग्रेजी जो परिभाषा से संबंधित प्रश्न, जहां पे आपके सामने जो सामान्यतः कार्यालय जो शब्दावली है उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सामने 10th या 12th क्लास में भी आपको प्रश्न आए थे। कुछ 2-3 प्रश्न है, इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा आपका, तो इसको तो आप एक बार शॉर्ट टाइप में करवा देता हूं मैं यूनिट नंबर सेकंड को, फिर अलग से भी इस टॉपिक का अलग से वीडियो लेकर आऊं। पहले वाला प्रश्न आपके सामने वो है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। प्रशासन मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी आप देखते हो, सरकारी विभाग के अंदर कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको प्रशासनिक व्यक्ति के रूप में बोला जाता है। और जो आपके सामने प्रशासन, जो सरकारी कार्यालय में करने वाला जो काम होता है उसको प्रशासन के नाम से जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। जरूरी नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका सरकारी कार्यालय का काम हो, वो आपके सामने प्राइवेट संस्था के अंदर, जैसे आप कॉलेज में जाते हो, उस कॉलेज के अंदर टीचर हैं, पियोन है, सफाई करने वाले हैं, जो साफ सफाई का ध्यान रखने वाले हैं, LDC है, बाबू हैं, उसके अलावा प्रिंसिपल सर है आपके सामने, और डिपार्टमेंट है। तो जितना डिपार्टमेंट है जो उस प्रक्रिया को, जो संस्था को चलाने का कार्य करता है, उसमें जितने कर्मचारी लगे हुए हैं सभी के सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, और जो व्यवस्था से काम करते हैं उसको प्रशासन के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अगले वाला आपके सामने प्रश्न है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का। कौन से वाला प्रश्न आपके सामने? एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रश्न है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है आपके सामने संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है? संविधान। तो भारत में जो संविधान लगा हुआ है, जो एक संविधान एक आपके सामने सबको पता है, ये किताब होती है, प्रारूप होती है, जिसमें सारे किसी देश के चलने के लिए जो नीति कानूनों का निर्माण किया जाता है उसको संविधान के नाम से जाना जाता है। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, आपके आसपास जिन जीव जंतु वस्तु व्यक्तियों को जो आप देखते हो, खास करके आपके सामने स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल से मिलकर किसका निर्माण होता है? पर्यावरण का निर्माण होता है, तो उसको पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपके सामने तीनों प्रश्न, इससे संबंधित एक अलग से वीडियो आएगा। अभी तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड थे, तीनों को मैंने पढ़ा दिया है। आपके सामने अगला यूनिट नंबर 2 में इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा शब्द युग्मों से संबंधित, जहां पे अर्थभेद स्पष्ट करना आपको अविनीत व अवनीत के बीच में। अविनीत क्या होता है? जो विनीत नहीं हो, अर्थात विनम्र नहीं हो, उद्दंड धूर्त व अशिष्ट आदमी। जो अविनीत लिखा जाता है इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा आदमी जो थोड़ी बहुत बदमाशी करता है, विनम्र नहीं है स्वभाव में, विनीत स्वभाव नहीं है, विनम्र स्वभाव नहीं है, थोड़ा कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा इसका तो व्यवहार थोड़ा उद्दंड टाइप है, थोड़ा कुचमादी करता है, थोड़ा बदमाशी करता है, उस टाइप का बच्चा होता है, उसको क्या बोला जाता है? अविनीत बोला जाता है। उसका अविनीत व्यवहार सभी को अप्रिय लगा, मतलब उसका जो बदमाशी करने का, उसका जो जो सही से व्यवहार नहीं करता, वो सभी बच्चों को परेशान करता है। जो अगले वाला पॉइंट आपके सामने कौन सा है? वो है अवनित, अवनीत। इसको बोलने में लगभग समान होंगे आपके सामने, लेकिन अर्थ अलग होता है। जिसका पतन हो चुका हो, नीचे झुका हुआ, अवनित मतलब कोई चीज टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, धराशायी हो चुकी है, उसको अवनीत के रूप में बोला जाता है। संघर्षों ने उसे अवनीत कर दिया और उससे हिम्मत नहीं आ रही, मतलब संघर्ष ने उसको तोड़ दिया है पूरी तरीके से, फिर भी वो अवनीत नहीं हुआ है, फिर भी वो क्या नहीं हुआ है? आपके सामने उसने हिम्मत नहीं आ रही है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला शब्द आपके सामने ग्रहण। ग्रहण का अर्थ किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना, एक तो ग्रहण का अर्थ होता है। दूसरा जो आपके सामने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र पे आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाने को भी ग्रहण के नाम से जाना जाता है। समझ में? दो शब्द निकलते हैं, एक तो कोई चीज को आपने कहा कि मैंने भोजन को ग्रहण कर लिया,
मतलब मैंने भोजन को स्वीकार कर लिया, खा लिया, उसको भी अपन ग्रहण बोलते हैं। एक बोलते हैं चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण रखा हुआ है, तो चांद व जो सूर्य चांद की आंसी को पूर्ण रूप से ढका जाता है उसको ग्रहण के नाम से जाना जाता है। जैसे आज चंद्र ग्रहण है और उसने अपनी बात को पूर्ण ग्रहण कर लिया, या उसने भोजनों को ग्रहण कर लिया आपके सामने। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर आपके सामने एक ग्रहण नहीं आएगा, या इसको गहन के नाम से लिखा जाएगा, है ना। इसका अर्थ होता है आपके सामने कोई भी चीज को गहनता से, बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर सोच विचार करना, गहनता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो ये तो थे आपके सामने दो प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। एक तो आपको अंग्रेजी परिभाषा से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा, एक आपके सामने दूसरा प्रश्न देखने को किससे देखने को मिलेगा, अवनीत या अवनीत से संबंधित, जो आपके सामने शब्द युगों में इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको दोनों प्रारूप का प्रश्न? इससे संबंधित एक अलग से भी चीजें मैं बनाकर दूंगा आपको, एक अलग से वीडियो भी डाला जाएगा इसका। तो अब अपन देखेंगे आपके सामने कोई भी कार्यालय है, उससे संबंधित आपके सामने जो आवेदन पत्र है, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो कार्यालय आवेदन पत्र देखने को मिलते हैं, अपन देखेंगे छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु पत्र है, वो अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आपको कोई भी आवेदन पत्र लिखना होता है, उसके प्रारूप में सबसे तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला भाग आता है ऊपरी भाग, जहां आप किसकी बात करते हो, सामने वाले का पता, आपका पता, पद से संबंधित चीजें, मतलब सामान्य व्यवहारिक चीजें अपन लिखते हैं। समझ में आ गया? ये कहां तक आता है, महोदय से महोदय तक, मतलब जहां से आप सेवा में से लेकर महोदय या महोदय तक आपका सामने ऊपरी प्रारूप होता है। समझ में आ गया? फिर आपका बीच का प्रारूप देखने को मिलता है, कोई भी पत्र होता है फिर उसमें बीच का प्रारूप होता है। अच्छा, इस प्रारूप में क्या चीजें लिखी जाती हैं? इसमें वो चीजें लिखी जाती हैं जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, जिसमें आप सबसे पहले बताओगे कि भाई मैं इस विद्यालय की, मतलब आप मेरा मेरा ये डिजिग्नेशन है। मैं कोई, अगर आप पत्र लिख रहे हो आवेदन पत्र किसके लिए, छात्रवृत्ति के लिए, तो छात्रवृत्ति से संबंधित चीजों को बताओगे, अपने बारे, खुद के बारे में थोड़ा बहुत बताना होता है। फिर आपको अपनी समस्या के बारे में बताना होता है, फिर उसके समाधान के बारे में बताना होता है, और फिर अंत में आपको निवेदन करना होता है कि सर, जो जिस विभाग से करते हो, कि साहब हमारी जो समस्या है इसका आप समाधान कर दीजिए। इस प्रकार से चीजें चलती है। फिर अंतिम चीजें आपको देखने को मिलती है। आपको अंत में आपके सामने जो अब जो अंतिम शब्द लिखने होते हैं, जिसमें आपके सामने आपका आज्ञाकारी, जो आपका नाम हो गया, आपका अनुक्रम क्रमांक, ईमेल आईडी, जो भी आप देना चाहते हो, वो सब चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। परीक्षा क्रमांकों में अगर अपन बात करें, कितने नंबर, अगर 5 नंबर का अगर आपके सामने ये कुल जो पत्र आता है, उसमें से नंबर किस हिसाब से बांटे जाते हैं, तो नंबर बांटने का प्रारूप क्या होता है, ऊपरी भाग भाग होता है, कोई भी पत्र का ऊपरी भाग होता है, उसमें आपके सामने कितने नंबर का होता है टोटल, ये टोटल आपके सामने देखने को मिलता है, ये समझ लीजिए 1.5 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 1.5 नंबर का आपको देखने को मिलता है। बीच वाला प्रारूप है वो आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? और सबसे निचले वाला प्रारूप है वो कितने नंबर का देखने को मिलता है आपके सामने? आधे नंबर का देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कुल 5 अंक वो बांटे जाते हैं कोई भी जब पत्र को लिखा जाता है। तो सबसे जरूरी चीज यही है, आपको ये पता होना चाहिए कोई पत्र लिखा जाता है तो उसमें किस प्रकार से चीजों को, अंकों का विभाजन किया जाता है। समझ में आ गया आपको? अंकों को विभाजन किस तरीके से होता है। अब अपन समझेंगे अंकों का विभाजन, तो आपने समझ लिया। अब अपन समझेंगे कि कोई भी पत्र जब लिखा जाता है तो उसके लिखने का सही तरीका क्यों, कौन सा होता है, वो पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पत्र को लिखने का सबसे, कोई भी पत्र को आप शुरुआत करो, सबसे पहले आप लिखते हो सेवा में। क्या लिखते हो हिंदी में? सबसे पहले शब्द क्या लिखे जाते हैं? सेवा में लिखा जाता है। समझ में आ गया आपके सामने कि भाई सामने वाले व्यक्ति को आप क्या कर रहे हो, आप वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप वो आपके सामने उससे निवेदन कर रहे हो, तो उसको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखा जाता है, सेवा में लिखा जाता है। फिर आप लिखोगे जिस पद के अधिकारी को आप जो पत्र लिख रहे हो, क्योंकि ये आपके सामने औपचारिक पत्र है, तो जिस पद के अधिकारी को लिख रहे हो, जैसे प्रधानाचार्य को मोस्टली लिखवाएंगे आपसे भी, तो प्रधानाचार्य महोदया या महोदय मतलब पुरुष, महोदया मतलब जो स्त्री है। तो अगर आप लड़के हो तो महोदय लिख सकते हो, लड़की हो तो महोदया लिख सकते हो। अगर आपको नाम दे रखा है उसके अंदर जो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, तो आप उसका नाम लिख सकते हो, वरना आप अपने हिसाब से जेंडर लगा सकते हो, महोदय या महोदया, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। फिर आपको नीचे क्या लिखना है, ये ऐसे मत लिख देना, इसको ऐसे लिखना है सभी चीजों को, सबसे पहले सेवा में, फिर यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखना है, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, आपकी कॉलेज या विद्यालय का नाम। फिर क्या लिखा जाता है, आपकी कॉलेज या विद्यालय का नाम, जिस कॉलेज या विद्यालय में रहते हो उसका नाम,
जरूरी नहीं है कि आप अपना लिखो, अपने विद्यालय का, आप जिस विद्यालय में पेपर दे रहे हो उसका भी लिख सकते हो और कोई विद्यालय का भी लिख सकते हो, या मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन में प्रश्न पत्र में आपको उस विद्यालय का नाम देखने को मिलेगा, आपको फिर और कोई सा नाम नहीं लिखना है, आपको जो उस प्रश्न पत्र में दे रखा वही नाम लिखना है। समझ गए सारे बच्चे अच्छे से कि जो प्रश्न पत्र में जो चीजें देख के रखी है उसी का विद्यालय का नाम लिखना है। समझ में आ गया आपके सामने? जैसे नाम लिखोगे नीचे आपके सामने जगह छोड़कर क्या करना है, कॉलेज या विद्यालय का पता लिखना है, शहर और पिन कोड लिख लेना है। समझ में आ गया आपके सामने? सबसे पहले सेवा में लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन में, लाइन नहीं छोड़नी है, जस्ट नीचे वाली लाइन में आपके सामने यहाँ पर सेवा में लिखा, यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय लिखा, कॉलेज का नाम लिखा और कॉलेज कहाँ पर है, जैसे आपकी पड़ती है अजमेर में तो अजमेर लिख दो आपके सामने, है ना, अजमेर, और जो पिन कोड है वो आप लिख सकते हो। समझ में आ गया? डेट नंबर का जुगाड़ बता रहा हूं आपको क्या करना है, ये प्रारूप अच्छे से समझ लेना। सबसे सेवा में लिखना है सबसे ऊपर, फिर आपके सामने महोदय महोदया लिखना है, फिर आपके सामने विद्यालय कॉलेज का नाम लिखना है और फिर उसका पता लिखना है। ये तो है आपके सामने जब कोई स्कूल कॉलेज का पत्र आए तब। अगर आपने और कोई विभाग से संबंधित आ गया तो क्या करना है, यहाँ पे प्रधानाचार्य की जगह और कोई जिस पद के अधिकारी को जो पत्र लिखना होता है उसका नाम लिख देना, महोदय महोदय सेम आएगा। कॉलेज की जगह अगर कोई न्यूज़पेपर वाले का न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर है तो दैनिक जागरण है, कुछ किसी का भी है तो दैनिक जागरण लिख देना और नीचे वो संस्था कहां पर है उसका एड्रेस लिख देना। समझ में आ गया? इस तरीके से चीजों को लिखना है, रटने की बजाय चीजों को समझने पर जोर दो। अगर रटोगे नहीं, समझोगे चीजों को तो बहुत अच्छे से चीजों को लिख दोगे। समझ में आ गया आपके सामने? अब अगले वाला पॉइंट है, ये हो गया शुरुआती में जो आप पत्र लिखते हो उसमें एड्रेस देने तक की बातें। फिर आता है विषय, किस विषय पे आपके सामने वो पत्र लिखना चाहते हो। तो हम किस विषय पर लिखना चाहते हैं, आर्थिक सहायता हेतु हमें चाहिए छात्रवृत्ति। क्या चाहिए हमें? छात्रवृत्ति चाहिए, अपन लिख रहे हैं छात्रवृत्ति के लिए। तो अपन जो लिख रहे हैं अपना विषय क्या है, छात्रवृत्ति के विषय के अपन छात्रवृत्ति विषय है अपना, वो विषय है, इसके ऊपर अपन ये लिख रहे हैं। समझ में आ गया? तो विषय आपके सामने ये नहीं चिपका देना है कहीं आप सेम टू सेम पीडीएफ से पढ़कर चिपका दो, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लेना, है ना। तो विषय आपको बाकायदा जो आपके सामने प्रश्न में दे के रखेगा, जैसे कि ये प्रश्न शुरू हुआ था आपके सामने कि किसी कार्यालय के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करो, ऐसे आपके सामने देख के रखेगा यहाँ पर, उसी चीज को यहाँ से कॉपी करके विषय में लिख देना है। समझ में आ गया? विषय को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्रश्न पत्र में दे के रखेगा, जैसे यहाँ पर दे के रख रखा था उसी को कॉपी पेस्ट करके लिख देना आपको। तो समझ में आ गया? अच्छे से करना इन सभी चीजों को, मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा आपको हर चीज। विषय आपको समझ में आ गया। फिर आपको लिखना होता है महोदय या महोदया। 3 स्टेप है इसके अंदर। सबसे पहले आपको सेवा में लिखना है, जो ऊपरी प्रारूप होता है उसमें सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य या और कोई पद का अधिकारी उसका नाम महोदय उसके नीचे लगाना होता है। फिर जो प्रधानाचार्य विद्यालय में बैठते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो आपके सामने कॉलेज में बैठते हैं, वो कौन सी कॉलेज में कौन से पद पे वो हैं उसका नाम लिखो। अगर आपके सामने कोई एडिटर को लिखा रहा है कोई न्यूज़पेपर के, तो उस एडिटर के नाम कौन से संस्था का वो अधिकारी है। समझ में आ गया? दैनिक जागरण का एडिटर है, द हिंदू का एडिटर है, वो दे के रखेंगे, उसका नाम लिख देना। फिर जिस स्कूल या कॉलेज में प्रधानाचार्य लिखा तो जिस स्कूल कॉलेज का पता, भाई कहां पर बैठते हैं वो प्रधानाचार्य जी, वहीं पर तो पता जाएगा। कहां पर बैठते हैं प्रिंसिपल सर, वहीं पर जाएगा आपके सामने। कहां पर वो एडिटर बैठता है उसका पता, तो जहां पर जो संस्था है उसका पता आपको लिखना है। समझ में आ गया? और वो संस्था का आपको पूरा एड्रेस लिख देना है नीचे की तरफ। ये प्रारूप है। अच्छा, इस पीडीएफ में एक छोटी सी गलती दे रखी है कि इसमें सारी चीजें लाइनर है, एक लाइन में लिख रखी है। एक लाइन में नहीं लिखनी आपको, आपको ऐसे लिखनी है, ऐसे। सबसे पहले सेवा में, फिर प्रधानाचार्य महोदय लिखना का है, फिर आपको कॉलेज का नाम लिखना है, फिर स्कूल या कॉलेज का आपको नाम लिखना है। समझ में आ गया ना? अच्छे से पता लिख देना है। फिर आपको अगले वाला पॉइंट है, ऊपरी प्रारूप में दूसरा सब क्लोज, मतलब दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, विषय। विषय आपको सोचना नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, विषय आपको प्रश्न में देकर रखेंगे, कॉपी करो और चिपका दो, बस। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर देख लिख रखा था, किसी कार्यालय के प्रमुख को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन, तो क्या है विषय, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन। समझ में आ गया? एक दो लाइन अपनी तरफ से जोड़ना चाहो, जैसे यहाँ पे आर्थिक सहायता जोड़ रखा है, जोड़ दो, नहीं आप इतना बुद्धि लगाना चाहते हो, सीधा का सीधा चिपका दो। अगले वाला पॉइंट क्या लिखना आपको, महोदय या महोदया लिखना है आपको, सीधा का सीधा। ये है ऊपरी प्रारूप। डेट नंबर आपके तैयार हो चुके हैं अब तक, अगर इतना लिख दोगे तो आप।
अब आगे बढ़ेंगे अपन जो बीचला प्रारूप है, जो बीच का प्रारूप देखने को मिलता है जिसमें सबसे ज्यादा अंक विभाजन देखने को मिलता है, उसको किस प्रकार से लिखना है इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। क्या है सविनय निवेदन, आपको क्या रेस्पेक्ट देनी है। शुरुआती दौर में आपको, शुरुआत दौर में जब शुरू करो पत्र को, पिछले प्रारूप को, सामने वाले व्यक्ति को थोड़ी रेस्पेक्ट देनी है और अपने बारे में थोड़ा विस्तार कर बताना, आपको आपकी जो समस्या है उसके बारे में थोड़ा विस्तारित रूप से बताना है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताओगे। तो अपन क्या है, अपन एक छात्र हैं कोई स्कूल या कॉलेज के जिससे अपने को छात्रवृत्ति चाहिए, तो अपन उसके बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे बीच के प्रारूप में। समझ में आ गया। अगर आप अपने गांव की किसी समस्या के बारे में बता रहे हो, बिजली नहीं आ रही है, तो पहले अपने गांव के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दो। समझ रहे ना, और हर चीज को अच्छे से समझो, रटना नहीं है, समझना है। समझने पर जोर दोगे बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे। क्या करना आपके सामने लिखना सविनय निवेदन है कि मैं, मेरा नाम, आप जैसे मेरा नाम मोहित है तो आप लिख दो मोहित, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं का छात्र हूं। समझ में आ गया। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, 12वीं का छात्र, उसमें दे के रखेगा कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हो, 11th के विद्यार्थी हो, 12th के, अगर दे के रखे तो वही लिखना है, अपनी तरफ से नहीं लिखना है। नहीं दे के रखे अपनी तरफ से जो लिखना चाहो लिख देना आपको। समझ में आ गया। मेरी अनुक्रमांक संख्या, आपकी कक्षा में कोई रोल नंबर है तो आप कोई भी रोल नंबर तो प्रश्न में देके नहीं रखेगा, आप रैंडम 21, 22, 25, 20 जो भी लिखना चाहो लिख दो। मेरा अनुक्रमांक संख्या इतनी है, मैं गत सेमेस्टर के या गत वर्ष या ऐसे समझ लो सेकंड से फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी हूं और मुझे 100%, मुझे पिछले सेमेस्टर में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। समझ में आ गया आपको। आपके सामने आपको क्या लिखना है, सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी है सामने वाले को और पूरा अपने बारे में बता देना है कि भाई मेरा नाम मोहित है, मैं आपके जो विद्यालय महाविद्यालय है में प्रथम वर्ष का नियमित छात्र हूं, मेरी अनुक्रमांक संख्या 21 है, या फिर आपके कॉलेज के जो रोल नंबर है वो लिखो तो लिख देना। मैं गत वर्ष में प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। समझ में आ गया। आपको ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी लिख देनी है। फिर आपको अगले वाला पॉइंट लिखना है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप लड़के हो तो चाहता हूं, या चाहती हूं लड़की हो तो, मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। तो आपने सबसे पहले अपने बारे में बताया, फिर जो आपकी समस्या है उसके बारे में विस्तार से बता देना है। समझ में आ गया। यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है इसीलिए तो छात्रवृत्ति चाहिए, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताओगे। अगर आप एडिटर को लिख रहे हो, आपके गांव में लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, तो वो लाइट क्यों नहीं आ रही है, तो आप बताओ भाई ट्रांसफॉर्मर जल गया, हमारे पिछले कुछ वर्षों से परेशानी देखने को मिल रही, इस प्रकार की समस्याओं के बारे में बताओगे। तो यही है, आपको क्या बताना है कि इस समय समस्या भाई अपन लिख रहे हैं छात्रवृत्ति से संबंधित, तो उसी चीज की बातें करेंगे। तो उसमें बताना है कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं, कमजोर है, मेरे पिताजी अभिभावक हैं, उसका व्यवसाय आय का स्रोत है, कुछ भी क्या बताना आपको। मुख्यतः अगर छात्रवृत्ति के लिए लिखते हो तो अधिकतर बच्चों को कृषि लिखना है। ऐसे नहीं कि आपको लिख देना है कि मेरे पिताजी को सरकारी नौकरी में लगी हुई, नहीं, फिर आपको छात्रवृत्ति की जरूरत ही कहाँ है। ये समझने वाला पॉइंट है। आपको वास्तविक पैसा नहीं लिखना है, आपको खुद को थोड़ा कमजोर दिखाना आर्थिक स्थिति, तो कृषि लिख सकते हो, मजदूर लिख सकते हो, और कोई पैसा अगर आप बताना चाहो तो वो लिख सकते हो जिसमें आय और किसी व्यवसाय की तुलना में थोड़ी कम होती है। उनकी मासिक आय इतनी कम है कि शिक्षा का खर्च भी वहन नहीं कर पाते हैं। आपको क्या बताना है कि आपको आगे बताना है कि भाई हमारे घर की स्थिति ऐसी है कि मेरे पिताजी हैं, मेरी जो शिक्षा है उसका जो खर्च होता है उसको उठाने में भी पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। हम हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो कुल, आपको भैया आपके घर में अगर 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, अपने मन मर्जी से लिख देना, तो मुख्यतः 5 लिख देना या 4 लिख देना। 4 सदस्य हैं, इतनी कम आय है कि घर का चलाना भी कठिन होता जा रहा है। आपको क्या लिखना है कि भाई आपको यह बता देना है, समस्या के बारे में आपको और विस्तार से बताना है कि भाई हमारे घर में जो पिताजी बहुत कम पैसा कमा पा रहे हैं, इतना कम खर्चा है कि हम घर में 4 मेंबर हैं और चार हैं जिसमें से 2 बच्चे वो पढ़ाई करते हैं, दोनों की घर का खर्चा चलाना भी कठिन हो रहा है, शिक्षा का खर्चा चलाना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। अगले वाला पॉइंट क्या आपके सामने, मेरी शिक्षा में कोई बाधा नहीं आए इसके लिए मुझे वित्तीय सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि मेरी शिक्षा में अगर कोई बाधा नहीं आए इसलिए मुझे वित्तीय सहायता प्रदान कीजिए। मतलब मेरी जो पढ़ाई है उसमें कोई भी समस्या नहीं देखने को मिले, आप इसलिए मुझे थोड़ी है वो पैसों की सहायता, छात्रवृत्ति की सहायता, वित्तीय सहायता की जरूरत है मुझे इस समय, तो आप मुझे उसकी जो वित्तीय सहायता है वो थोड़ा प्रदान करें।
अगले वाला पॉइंट लिखना आपको विस्तार से। मैं अपनी पढ़ाई, अब आपको देखो 3 प्रारूप में मैंने बताया था आपको। सबसे पहले में क्या बताया आपको मैंने कि आपको अपने बारे में विस्तार से बताना है, फिर आपकी जो समस्या है उसके बारे में विस्तार से बताना है। तो अब आपने विस्तार से बताया कि भाई मैं, मेरे घर में वो आर्थिक स्थिति कमजोर है, हम घर में इतने मेंबर हैं जिसमें 2 पढ़ाई करते हैं, घर का खर्चा ही नहीं चल पा रहा है, तो शिक्षा खर्चा कहाँ से चलेगा। तो आपको मैं क्या करनी है, थोड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करो तो हमारी बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। आपने बताया, अब आपको क्या समस्या बता दी, अब आपको बताना अपने एम के बारे में कि भाई मैं ना, अगर आप मुझे ये छात्रवृत्ति दोगे तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्या फायदा हो सकता है, आपको इसके बारे में बताना है। क्या बताना है, और यही अगर मान लिया एडिटर को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे कि भाई हमारे गांव में इतने दिन से बिजली चल रही है, तो आपने समस्या बताओगे कि भाई कैसे समस्या उत्पन्न हुई। फिर आप बताओगे कि भाई अगर इससे क्या 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 नुकसान हो रहे हैं, है ना। भाई लाइट नहीं आने से इतने व्यवसायों का नुकसान हो रहा है, बच्चों की स्कूल चलने वाली थी, वो जो स्कूल की परीक्षाएं चलने वाली थी उनमें बच्चों को बाधा पहुंच रही है, तो ये सब चीजें आपको बतानी है। मैंने अपनी पढ़ाई और लगन और परिश्रम से किया है, तो आपको क्या बताना है कि मैंने जो पढ़ाई है ना वो बहुत ही ज्यादा मेहनत और परिश्रम से की है, अब तक जितनी भी पढ़ाई की है। मैं भविष्य में अच्छे अंक प्राप्त करते रहने का प्रयास करूंगा या करूंगी। तो आपको बताना है कि भाई मैंने पिछले सेमेस्टर में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और अगले सेमेस्टर में भी मैं बहुत अच्छे अंक प्राप्त करूंगा, अगर आप मेरी ऐसे ही सहायता करते रहोगे तो। यदि मुझे छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख पाऊंगा या रख पाऊंगी। तो आपको क्या बताना है कि भाई मैंने पहले भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, मैं भविष्य में भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त करूंगा, बस मुझे आपकी थोड़ी वित्तीय सहायता की, पैसे की सहायता की जरूरत है। अगर आप मेरी थोड़ी वित्तीय सहायता कर दोगे तो मैं बहुत अच्छे अंक लाकर दिखाऊंगा, आपकी स्कूल या कॉलेज का नाम रोशन करूंगा। मुझे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए क्या है, थोड़ी सी जो आपके सामने वित्तीय सहायता की जरूरत है, ताकि मैं अपने और अपने परिवार की जो मुझसे उम्मीदें हैं और जो मेरे सपने हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। तो आपको विस्तार से बताना है कि भाई मेरे को क्या करना है। भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा है, मैंने पिछले में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अगर आप मेरा पैसे दे दोगे मेरे को तो मैं अपने परिवार के सपने बहुत अच्छे से पूरा कर पाऊंगा। आपको 3 चीजें समझानी है। पहली चीजें आपके सामने खुद के बारे में बताना है पिछले प्रारूप में, दूसरा समस्या के बारे में बताना है, और अंत में क्या बताना है कि अंत में आपको निवेदन करना है कि भाई अगर आप मुझे छात्रवृत्ति दोगे ना तो इससे मैं आपको पूरा रिजल्ट दूंगा। अगर आप हमारे घर में जो ये ट्रांसमीटर की समस्या है उसको समाधान करना है, आप जो अधिकारी हो मुझसे बड़ा बड़ा निवेदन आपको, तो निवेदन करना आपको आखिरकार में बीच के पंक्ति में। अंत अंत है आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति व शैक्षणिक प्रदर्शन पर विचार करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान करो। मतलब आपको क्या बताना है कि आपको बताना है कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर आपने देखी है, आपको पता चला है, तो मेरी जो शैक्षणिक जो पढ़ाई है उसके आधार पे और मेरी आर्थिक स्थिति पे मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे सख्त जरूरत है छात्रवृत्ति की, पैसों की, तो आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपया करें। इस सहयोग से मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। तो क्या बताना आपको कि भाई ये जो आप मेरी मदद करोगे इसके लिए मैं आपको जीवन भर हमेशा आभारी रहूंगा या रहूंगी। आपको मेरी मदद करते हो तो मैं आपको इसको बहुत ज्यादा आभार देखने को मिलेगा। तो आपको मैंने 3 प्रारूप बताए थे। सबसे वाले प्रारूप में आपको अपना सेवा में लिखना है, फिर आपको प्रधानाचार्य की जो कोई भी पद है उसके अधिकारी का नाम, फिर वो कहाँ पर बैठता है, जिस पद पे बैठता है उसका, और फिर लास्ट में उसके पूरी डेजिग्नेशन, फिर विषय लिखोगे, फिर महोदय लिखोगे। फिर पिछला प्रारूप आता है, इसके भी 3 भाग होते हैं। पहले भाग में निवेदन करना, बार 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 बता रहा हूं क्योंकि दिमाग में बैठ जाए आपके सामने। सेम पर्सन नहीं आएगा, पर्सन अलग आएगा, आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, बुद्धि लगाने की रटने के बजाय चीजों को समझ के जाओगे तो ज्यादा नंबर प्राप्त कर पाओगे। समझ में आएगा। तो पिछले प्रारूप में सबसे पहले आप अपने बारे में विस्तार से बताओगे, फिर आपकी जो समस्या उसके बारे में बताओगे, और अंत में आप क्या बताते हो, अंत में आप निवेदन करते हो कि आप मेरी समस्या का समाधान करते हो तो इससे ये फायदा होगा, या आपसे निवेदन है कि आप हमारी समस्या का समाधान करो। समझ में आ गया। औपचारिक पत्रों में लगभग समस्या ही देखने को मिलती है। अंत में आप पत्र है उसको खत्म करते हो तो किसके साथ करते हो, अभिवादन, जो आपके सामने जो अंतिम शब्द लिखते हो सह धन्यवाद, कि भाई आप सामने वाले का धन्यवाद करते हो। आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, छात्र या छात्रा, फिर आपका जो नाम है मोहित है, जो जो मेरे फर्स्ट ईयर में हूँ मैं विद्यार्थी, रोल नंबर वो आपको ईमेल आईडी। तो लास्ट में आपको वही चीजें आपकी याद होंगी, 11th 12th में भी आपने लिखा होगा कि आपको अपने बारे में विस्तार से जो चीजें बतानी थी वो उसका अंतिम पत्र में अंतिम में चीजें लिखी जाती हैं। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर वगैरह।
समझ में आ गया? तो यही आपके सामने किसी कार्यालय के प्रमुख है तो आपने जो छात्रवृत्ति का जो पूरा पत्र है उसको मैंने विस्तार से बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपने सारी चीजें अच्छे से कर ली होंगी। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। 90% बच्चे सिर्फ वीडियो ही देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।